आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहते हो? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं बिंदु ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं युवा संसद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। नवनिर्वाचित युवा सांसद शीतल ठाकुर को बुलाना चाहूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहते हो? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। I, Sheetal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully and essentially discharge my duties as a member of Youth Parliament and that I remember all the manner of people without fear or favor, affection or ill will. Thank you. प्रश्नकाल शुरू होता है। मैं महासचिव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सदस्यों में प्रश्नों की सूची वितरित करें। जी अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों की सूची पहले ही वितरित की जा चुकी है। प्रश्न संख्या 201। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। आजादी के 75 सालों के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। आज भी महिला घर से अकेली बाहर निकलने से डरती है। सरकार इस मामले पर बड़ी से बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। महोदय, ऐसा क्यों है? महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है, गैंग रेप जैसी घटनाएं रुक नहीं रही है। महोदय, मंत्री जी इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के कारण महिलाएं केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनती, बल्कि सभी क्षेत्रों में कामयाबी को हासिल करती है, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है। केंद्र सरकार का मकसद है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। इसलिए यदि पुरुषों का यह उतना ही वो है तो पुरुषों से ही महिलाओं का यौन उत्पीड़न क्यों हो रहा है? बिना अनुमति के ना बोले। हर राज्य में 50,000 से ज्यादा महिलाएं फ्री सिलाई मशीन बांटी जाएगी। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया, जिसका मकसद लड़की अनुपात में आ रही गिरावट को रोकना है। महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर 181 पर
यह बताना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी के कारण लोगों को जो नुकसान पहुंचा है, उसके बावजूद हमने आर्थिक विकास की दर को गिरने नहीं दिया है। हमारी सरकार ने खाद्यान्न, दवाइयाँ, यातायात सेवाएं अथवा दैनिक उपयोग की वस्तुएं, खाने पीने की चीजों को सस्ता किया है। हमारी सरकार हर कठिनाई से उभरने में कामयाब रही है। महंगाई के अंकुश पर सरकार पूरी तरह से सजग है। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया गया है। महंगाई पर दलहन और तिलहन के आयात को सस्ता करने की तैयारियां की गई हैं। सरकार उद्योगों को राहत देकर आम आदमी तक सस्ता सामान उपलब्ध करने का विचार कर रही है। जहां तक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सवाल है, उस पर राज्य सरकारें भी हमारा सहयोग करें, वो भी अपने वेट में कटौती करें। धन्यवाद। संख्या 203। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन एवं विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में देश के शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? स्कूलों की हालत क्यों खस्ता है? समूचे देश में शिक्षकों की कमी क्यों है और शिक्षकों के प्रति सरकार इतनी उदासीन क्यों है? सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी चिंता का विषय है। मंत्री जी, इसके बारे में जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी द्वारा लगाया गया आरोप झूठा व आधारहीन है। ना ही हमारे देश में शिक्षकों की कमी है और ना ही हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। देश में शिक्षकों की कमी नहीं है तो विद्यालयों में शिक्षकों के स्थान खाली क्यों है? सरकार ने बजट में इस वर्ष बिना अनुमति के न बोले। सरकार ने बजट में इस वर्ष 69 करोड़ का प्रावधान दिया है। उसमें से 59 करोड़ स्कूली शिक्षा पर खर्च कर दिया गया है। सरकार स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा को बढ़ाने के लिए सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम चलाए जा रहे हैं। हमारी सरकार स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से सभी बच्चों के बस्तों के बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों का नामांकन बढ़ा है। वो शिक्षकों को नए नए तरीकों से ज्ञान देने के लिए हर वर्ष सेमिनारों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी शिक्षकों को 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड अनिवार्य की है। जिन कॉलेजों में केवल बीएड ही करवाई जा रही है, उन्हें बंद करने को कहा गया है। सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा पर बल देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम, सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा पर बल देने के लिए वोकेशनल शिक्षा को शामिल करने का प्रावधान है। धन्यवाद। संख्या 204। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सरकार बाहरी सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? हर दिन सीमा रेखा पर गोलीबारी के कारण हमारे जवान मारे जा रहे हैं। आतंकी हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो सरकार ये बताए कि ये आतंकी हमले कब खत्म होंगे? आखिर सरकार देश की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है? चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश बार बार सीमा पार घुसपैठ कर रहे हैं। सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है? स्थिति स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार देश की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां दिन रात जागरूकता से काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में एक भी आतंकी घटना नहीं घटी है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो धारा 370 के खत्म होने के पश्चात वहां की जनता मुख्य धारा में वापस आ गई है। आतंकवादियों को पकड़कर जेलों में डाला जा रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि यह बात सत्य है कि कुछ दिन पहले टारगेट किलिंग के मामले सामने आए हैं,
लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज के बाद इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं घटेंगी। हमने सीआरपीएफ व सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया है। जो आतंकी इन टारगेट किलिंग के मामलों में शामिल थे उन्हें मार दिया गया है। जहां तक सीमा पर घुसपैठ की बात है तो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ में बहुत गिरावट आई है। पाकिस्तान के खिलाफ की गई 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। चीन के साथ लगती सीमा पर किसी भी प्रकार की घुसपैठ की कोई घटना नहीं घटी है। हमारी सेना 24 घंटे सजगता से काम कर रही है। धन्यवाद। प्रेजेंट संख्या 205। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि देश में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। नौकरी न मिलने से बेरोजगारों में हताशा फैल रही है। बेरोजगारी देश के युवाओं के लिए चिंता का विषय है। युवक डिग्रियां लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। सरकार इस विषय पर क्यों मौन है? दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ रही है। सरकार अपनी स्थिति सदन के सामने स्पष्ट करे। वैसे तो सरकार ने वादा किया था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे और 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। उस वादे का क्या हुआ? क्या वह सिर्फ चुनावी वादा ही था? अध्यक्ष महोदय और सदन में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों को मेरा प्रणाम। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। महोदय, हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 2020 में शुरू किया। इस योजना ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि मार्च 2022 तक चली। स्टार्टअप योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया। मुद्रा योजना के अंतर्गत 22 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत नई स्किल्स तैयार की गई। महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, भारत निर्माण इंदिरा आवास योजना आदि अनेक योजनाएं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। महोदय, हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत को लेकर चल रही है, जिसमें सबका विकास होगा। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 206। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में NSG के मुद्दे पर चीन ने वीडियो पर भारत को समूचे विश्व में अपमानित करने की कोशिश की है। भविष्य में चीन की ऐसी कार्रवाई से बचने का सरकार के पास कोई उपाय तथा नीति नहीं है। अगर है तो विदेश मंत्री इस पर अपना स्पष्टीकरण दे कि विदेश नीति पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि माननीय सदस्य ने NSG पर चीन द्वारा वीटो कर अपमानित होने की बात कही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, बल्कि इससे तो खुद चीन के डर का एहसास होता है कि भारत पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। फिर भी हम चीन की कार्रवाई को रोकने के लिए कई स्तर पर काम कर रहे हैं और भविष्य में हम NSG में भी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। महोदय, पिछले कुछ महीनों से चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है। चीन ने पैंगोंग झील के दोनों छोरों से पीछे हटने का फैसला किया है। हमने चीन पर कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहित हर मोर्चे पर दबाव बढ़ाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। कूटनीतिक मोर्चे पर बाहर
वायु का संचार किया। यह भारतीय विदेश नीति की सफलता है। आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। धन्यवाद। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है और अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसकी अनुमति आज के एजेंडे में पहले से ही दी जा चुकी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन का ध्यान कल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तरेन में हुई नक्सली घटना की ओर दिलाना चाहती हूँ, जिसमें नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो चुके हैं। आखिर सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है? आखिर नक्सली हमले क्यों बढ़ रहे हैं और ये कब खत्म होंगे? सरकार इसका जवाब दे। अध्यक्ष महोदया, नक्सली समस्या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने पिछले 83 नक्सल प्रभावित जिलों को चिन्हित किया है। इन क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एक योजना के तहत 2475 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी है। इन क्षेत्रों के भूमि सुधार तथा जनजातियों के पुनर्वास का समुचित प्रबंध भी किया गया है। साथ ही पंचायतों के सशक्तिकरण एवं विस्तार से विकास के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। महोदया, पिछले वर्षों की तुलना में अब नक्सली हमलों में काफी कमी आई है और बहुत से नक्सलियों ने हथियारों को छोड़ दिया है और मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, आखिर सरकार नक्सलियों के खिलाफ सेना का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार द्वारा सेनाओं के हाथ में छुरियां फैला दी गई है, जो नक्सली हमले के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है? अध्यक्ष महोदया, मेरे साथी द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है। हमारी सेना हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठने वालों में से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से है। आप हमारी सेना के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। ये सरकार क्या विरोधी है? ये सरकार क्या विरोधी है? पक्ष से अनुरोध है कि वे सदन की कार्यवाही शांति से जाने दें। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न कि हमारी सरकार सेना का प्रयोग नहीं कर रही से तनिक सहमत नहीं है। अरे, हमारी सरकार सेना का प्रयोग तब करेगी जब पूर्ण रूप से दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि ये भटके हुए अपने ही लोग हैं। सरकार जनता की भागीदारी एवं सरकारी एजेंसियों के प्रयासों के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 227 नक्सली हथियारों को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, क्या सरकार उसे सजा देगी या नहीं? सरकार इसका जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सदन को यह आश्वासन देना चाहती है कि आत्मसमर्पण किए नक्सलियों को कानूनी प्रक्रिया की सबसे न्यूनतम सजा देगी। सरकार अन्य नौजवानों का भी आह्वान करती है कि वह हिंसा को छोड़कर राष्ट्र के विकास के लिए अपना कर्तव्य निभाए। और महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारा मुख्य उद्देश्य नक्सलियों को खत्म करने का नहीं, उन्हें देश के विकास के लिए मुख्य धारा में शामिल करने का है। धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समाप्त होता है। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे विधेयक की प्रतियां सदन के पटल पर रखें। महासचिव जी विधेयक दिल्ली नगर निगम संशोधन 2022 को सदन
बराबर रखें। मैं दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 सदन में प्रस्तुत करती हूँ ताकि इस पर चर्चा की जा सके। इस बिल में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत संशोधन करने की व्यवस्था की गई है ताकि दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत किया जा सके। जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार आम आदमी की पार्टी ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के साथ किया है, उस कारण दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 सदन में लाना पड़ा। दिल्ली की सरकार की हमसे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन दिल्ली की सरकार की दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है? मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि इस बिल को ध्वनि मत से पास किया जाए। धन्यवाद। विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त होता है और द्वितीय वाचन आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सरकार की छवि बनाने और जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है, अतः मैं इस बिल का विरोध करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक गैर संवैधानिक है, अतः मैं इसका विरोध करती हूँ। कृपया सदन में शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय, यह बिल जन विरोधी नहीं बल्कि जनता के हित में है। पहले इस बिल में सफाई कर्मचारियों को 14 दिन का नोटिस देकर हटाए जाने का प्रावधान था, पर अब इसे खत्म करके उन्हें परमानेंट करने की बात कही गई है। अब दिल्ली के तीनों नगर निगमों को सीधा केंद्र से फंड मिलेगा और शहरों का विकास होगा। दिल्ली नगर निगम के तहत तीनों एमसीडी को एक एमसीडी में बदल देगा। पहले दिल्ली में एक नगर निगम हुआ करता था। 1957 में संशोधन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1993 और 2011 में संशोधन किए गए, जिसके बाद उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगमों में दिल्ली को बांट दिया गया। एक नगर निगम होने से इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन्यवाद। विधेयक का द्वितीय वाचन समाप्त होता है और तृतीय वाचन आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक लाने का मकसद दिल्ली को फिर से केंद्र सरकार के नियंत्रण में करने का प्रयास है। संवैधानिक नैतिकता का हनन करते हुए उस विधेयक को लाया गया है। 1991 में दिल्ली ने विधानसभा बनाकर उसे विधायी अधिकार दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार उसको संचालित करने की शक्तियां अपने पास वापस ले रही है। ऐसा अध्यक्ष महोदय, ये सरकार एकात्मक शक्ति को बढ़ावा दे रही है और मैं इस बिल का विरोध करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये तो कायरों की सरकार है जो केवल सत्ता में बने रहना चाहती है, अतः हम सब इस बिल का विरोध करते हैं। ये विधेयक दिल्ली सरकार की स्वायत्तता को भंग करने के लिए लाया गया है, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करती हूँ। आपने सदन की शांति एवं अनुशासन भंग किया है। मैं आपको सदन से निष्कासित करती हूँ।